2013 का खोलते हैं, इसमें एक फ़ाइल डेटा ले लेते हैं। डेटा में मान लीजिए मैंने ले लिया, ये ले लिया, एक मेरा रिपोर्ट्स है। हाँ, कॉपी करता हूँ, न्यू पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ। आपके सामने एक डेटा खुला हुआ है। इस डेटा के ऊपर हम पिवट लगाने जा रहे हैं और पिवट के जरिए 2013 पिवट के जरिए इस डेटा को एनालिसिस और डेटा को रिप्रेजेंट हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। डेटा है क्या? बेसिकली ये सेल्स का डेटा है। ये डेटा जो है एक सेल्स डेटा है हमारे पास। तो इस डेटा पे मुझे एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालना है। तो हम पहले इसके बारे में जान लें कि डेटा जो है किस तरह का डेटा है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की, जैसे टीम, किस टीम के बंदे, किस जो टीम क्या है, उस टीम का मेंबर का नाम है, उसने किस प्रोडक्ट पे किस डेट को सेल्स, किस डेट को किस रीजन में सेल किया है। तो सेलिंग में क्या है, कॉलिंग, कॉल सेंटर का डेटा है। तो इसमें हुआ है कि लॉगिंग आवर, कि इसने कितने घंटे लॉगिंग किया और कितने घंटे बात किया। मतलब कि 6 घंटे उसने लॉगिंग किया, 7 घंटे लॉगिंग किया था और 6 घंटे उसने बात किया, 1 घंटा उसका कहीं और चला गया। होल्ड टाइम उसने 0.5 मतलब आधे घंटे का होल्ड टाइम था, मतलब कस्टमर को होल्ड पे रखा है उसने। टोटल कैलकुलेट करके डेटा आ गया। सेल्स कितना किया, 22 किया है। पर आवर कितना निकला, तो 22 और आवर के हिसाब से बताया गया है कि 3.14 7 घंटे इसने किया, तो डिवाइड होकर डेटा, ये डेटा कहीं और से निकल के आया है। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, तो 7400 हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया गया है। और पर आवर क्या है, पर आवर रेवेन्यू क्या है, वो पर आवर की रेवेन्यू यहाँ पे दी गई है कि 1 घंटे में क्या है। कॉल्स, कितने कॉल्स उसने मेक किए इसके लिए। ठीक है, कितने उसमें एक्सलेंट थे, जो कस्टमर ने दिया था, गुड था या पुअर था, या टोटल क्या टोटल उसकी समरी आई, सम इसने कर दिया। फिर यहाँ पे इसने दे दिया, यहाँ पे जो आपका हुआ है कास्ट, कस्टमर सर्टिफिकेशन रेटियो, कस्टमर ने कितना % रेट किया, वो रेटिंग आ गई। पॉजिटिव कितने थे और नेगेटिव कितने थे। 358 कॉल किए थे, उसमें से पॉजिटिव कितने थे और नेगेटिव कितने थे। पॉजिटिव 64 थे जिसपे से सेल बना है, 47 नेगेटिव था, और बाकी कॉल्स में हो सकता है ना कि हाँ ठीक है ओके ना होता है, वही वो हुआ। ठीक, कॉल्स का डेटा है। अब मुझे इसको एनालाइज करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिखाना है रेवेन्यूज बाय रीजन, बाय रेवेन्यूज, टीम बाइज रेवेन्यूज। ठीक है, सेल्स का जो रेवेन्यू होता है उसको दिखाना है मुझे। मतलब कि मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए कि टीम, किस टीम ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू पर आवर कितना था, और सेल्स कितना था, और सेल्स पर आवर कितना था, मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको डेटा को सिलेक्ट करता हूँ इंसर्ट में, और यहाँ पिवट टेबल पे जाता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो इसमें मुझे टीम चाहिए, तो मैंने टीम को यहाँ लेकर रख दिया, सारे टीम आ गए यहाँ पे। और मुझे इसमें चाहिए रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो रेवेन्यू के यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रेवेन्यू उठा के यहाँ वैल्यू में डाल दिया, ताकि यहाँ पे रेवेन्यू, सम ऑफ रेवेन्यू आ गया 9202। फिर होता है रेवेन्यू पर आवर, मैंने पर आवर डाल दिया। फिर सेल्स एंड सेल्स पर आवर, मैंने क्वांटिटी समझ लीजिए ना एक तरह से, सेल्स एंड सेल्स पर आवर आ गया। अब इसी डेटा को हम यहाँ से इसको इस तरह से शो करते हैं, इसी को हम दिखाते हैं। तो मुझे क्या है कि इसी डेटा को, अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको दिखाना है इसमें, इसको मैं फिल्टर के जरिए क्या दिखाना चाहता हूँ कि इसको जो फिल्टर जो डालना है वो डालना है रीजन्स बाई, किस रीजन में क्या सेल आया है। तो रीजन उठा के हम फिल्टर में डाल देते थे, यहाँ से इस तरीके से हम शो करते थे। ये तब 2007 में भी करते थे, लेकिन 2013 में या 10 में हमारे पास नया फीचर आया, वो आया स्लाइसर।
स्लाइसर का एक नया फीचर आया है, इंसर्ट स्लाइसर। फिल्टर के जरिए हम स्लाइसर यूज कर सकते हैं। जैसे हमें प्रोडक्ट रीजन वाइज देखना है तो मैंने यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करके ओके किया तो रीजन वाइज इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, मुझे एक रीजन का देखना है, एक रीजन, कई सारे रीजन का देखना है, कई सारे रीजन आ गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख गया आपको, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पूरा रीजन दिख जाएगा। मुझे रीजन के साथ साथ प्रोडक्ट का भी देखना है। दो का देखना तो क्या करना है, शिफ्ट दबाओगे? हाँ सर नहीं ये ऐसे ही ये जो स्लाइसर बन के आया ये 2007 में नहीं बन सकता नहीं, था? 2007 में नहीं है, तभी तो मैंने आपको बताया 2007 में फीचर नहीं है। जो फीचर आज मैं यूज करने वाला हूँ 2007 में नहीं है, 2013 में ही है फीचर। तो ठीक सर है, किसी और तरीके से भी नहीं यूज कर नहीं सकते थे ये? नहीं 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 नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मान लीजिए कि मुझे स्लाइसर में और भी चाहिए, मैं एक और प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखना चाहता हूँ कि किस रीजन में किस प्रोडक्ट ने सेल आया है, किस किस टीम ने क्या सेल किया है, तो उसके लिए यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे इस पे डेटा टूल्स में, और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, हमारे पास प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 यहाँ पे दी गई। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। ठीक है, इस तरह से इसका यूज करते हैं। अब आता है लिंक्ड पाइवट। पाइवट जो होता है वो लिंक्ड पाइवट हम यूज के बारे में हम आपके साथ जिक्र करने वाले हैं। तो स्लाइसर है, स्लाइसर को हम हटा देते हैं। अभी क्या है कि मुझे इसके ऊपर चार्ट भी बनाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे रेवेन्यूज बाई चार्ट बनाना है और यहाँ पे पर आवर वाइज आपका पर आवर का चार्ट बना, दो अलग अलग चार्ट बनाना है। ऐसे इकट्ठा नहीं रखना है मुझे, क्योंकि इकट्ठा में अगर मैं इंसर्ट करता हूँ चार्ट, अगर यहाँ से इंसर्ट चार्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरा इकट्ठे आता है ना। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सम ऑफ द रेवेन्यू यहाँ ना दिखे, तो यहाँ पे 2013 में फिल्टर है चार्ट में, यहाँ पे नहीं, इसमें फिल्टर इसमें नहीं लगा सकते। फिल्टर हम लगाते हैं इसमें लगाते हैं, नॉर्मल चार्ट होता है उसमें फिल्टर लगा लेते हैं कि पिवट फाइव चार्ट पे हम फिल्टर नहीं लगा सकते। इसी कारण के हम अलग अलग करेंगे, तो हम अलग अलग पिवट जनरेट करेंगे। तो एक में सिर्फ हमारे पास सेल्स रेवेन्यू रहे, सिर्फ हमारे पास रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू पर आवर नहीं रहेगा, ओनली फॉर रेवेन्यू रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डेटा वन में जाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसको सिलेक्ट किया और C2 में गए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि टीम तो डालना ही है, टीम, और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया रेवेन्यू पर आवर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस पे चार्ट बनाता हूँ, इंसर्ट, कौन सा चार्ट बना रहा हूँ मैं, ये चार्ट बना रहा हूँ। लेकिन मुझे ये चार्ट जो बनाना है इसमें मैं टीम नहीं रखना चाहता हूँ, टीम डिलीट कर देता हूँ। नीचे भी नहीं चाहिए, नीचे को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी आप डिलीट कर, इसको रख सकते हैं, इसको नहीं, इसको डिलीट नहीं कर सकते आप। हाँ, इसको हिडन कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करके हाइड और फिल्ड बटन चार्ट, हाइड हो गया। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, एक मिनट, डिलीट करने से पहले हमें ये रेवेन्यू था ना, ये छोटा सा, हाँ ओके। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसमें हम करते हैं फॉर्मेट एक्सिस। एक तो देखिए, ये तो रिवर्स में नहीं है, ए से स्टार्ट नहीं है, जे से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक आता है यहाँ पे रिवर्स वाला ऑप्शन आता है, कैटेगरी में रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स में आ गया, ए से जेड तक आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, नेक्स्ट टू लेवल यहाँ पे आता है आपके पास, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट लेवल में, मेजर यूनिट लेवल, नेक्स्ट एक्सिस है ना, लेवल पोजीशंस। तो इसको हाई करते हैं, तो हाई करते हैं यहाँ पे आ जा रहा है, नहीं नहीं नहीं,
या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसमें मैं जो सोच रहा था वो नहीं होगा, इसके साथ किसी और होगा, वो अलग चीज़ होगा आपको। तो इसमें चार्ट इंसर्ट करते हैं, हम कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं सिंपल, क्योंकि चार्ट में हमें याद है कि आप लोगों को चार्ट अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। ये चार्ट इसका आ गया, ठीक है, टीम मेंबर्स। और फिर हम यहीं पे दूसरा जो है, इससे दूसरा चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, रिकमेंड दूसरा चार्ट। एक इसका आ गया, ये आपका पर आवर का आ गया। तो छोटा करके मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ रिबंडो पर आवर, सब ऑफ रिबंडो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे स्लाइसर डालते हैं, मान लीजिए इंसर्ट, यहाँ पे आते हैं स्लाइसर में मान लीजिए हम यहाँ पे ये करते हैं, रीजन लेते हैं, रीजन सेलेक्ट किया एंड ओके किया। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं रीजन, यहाँ पे एक ही चेंज हो रहा है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा है मेरा दूसरा, तो मुझे इसके लिए एक अलग से स्लाइसर डालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों पाइवट को फिल्टर को लिंक करना, ताकि एक को चेंज करूं तो बाकी अपने आप चेंज हो जाए। समझ गए? तो उसके लिए पिवट टेबल में आपके पास यहाँ पे देखिए, इसमें कहाँ था, नहीं, फील्ड सेटिंग, ग्रुप सिलेक्शन, इंसर्ट, हाँ, फिल्टर कनेक्शन। और फिल्टर कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहा ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे उठा के फिल्टर को, जैसे हमें यहाँ पे डालना है, इसको क्या बोलते हैं, रीजन को डालना है, तो रीजन को यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिल्टर में डालना पड़ेगा, तब यहाँ आपका फिल्टर कनेक्शन एक्टिवेट होगा। यहाँ पे एक रो इंसर्ट करें Ctrl+ से, ये फिल्टर कनेक्शंस क्यों नहीं यहाँ पे हाईलाइट हुआ है? हाँ, अब हाईलाइट हुआ। एक बार स्लाइसर डालने के बाद हाईलाइट होता है, माफ़ कीजिएगा। उसका फिल्टर कनेक्शन मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर दिया, रीजन C2, इसके साथ मैंने यहाँ पे फिल्टर के कनेक्शन यहाँ पे रीजन C2 हो गया। तो एक ही फिल्टर से आपका दोनों चार्ट मूव कर रहे हैं। सर एक बार फिर से करना है इसको कनेक्ट। मैं बता रहा हूँ, सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले स्लाइसर को इंसर्ट कीजिए, स्लाइसर इंसर्ट करना जरूरी है, ठीक है। स्लाइसर इंसर्ट कीजिए, जिसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं रीजन, हम रीजन के अब 2 पिवट अलग अलग बना लीजिए, डेटा चार्ट बना लीजिए। इसके बाद रीजन को स्लाइसर में रीजन सेलेक्ट किया एंड ओके किया, स्लाइसर इंसर्ट हो गया। आपने जितने भी स्लाइसर है वो स्लाइसर इंसर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे रीजन से रीजन को कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, पहले वाले पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनालाइज पे जाइए, जहाँ पे स्लाइसर किया है उसी के बगल में आपको फिल्टर कनेक्शन आएगा। फिल्टर कनेक्शन में जाइए, इसको सेलेक्ट करके ओके कीजिए, देन उस पर सेलेक्ट कीजिए नीचे वाला दूसरे पाइवट पे, उसको सेलेक्ट कीजिए और इसके साथ इसको कर दीजिए। अगर आपने कोई तीसरा पाइवट लगा रखा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो तीसरा मान लीजिए मैं पिवट लगाने वाला हूँ, वो लगाने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए इस पे टॉक टाइम पे, लॉगिन आवर पे, कितना लॉगिन आवर हुआ है उस पर करना चाहते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर सेलेक्ट किया, सीट पे गए और हमने अपना अलग एक सीट, जो भी सीट था उसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, आ गया। अब इस पर मैंने कर दिया, मान लीजिए कि मुझे टीम यहाँ पे डाल दिया
और टीम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर में, मान लीजिए कि इसमें लॉगिंग आवर चाहिए मुझे, लॉगिंग आवर, ठीक है। और फिर मैंने इस पे जो चार्ट बनाना था इंसर्ट, और इस पे मैंने अपना एक चार्ट बना दिया, और चार्ट बनाने के बाद जहाँ शो करना चाहता हूँ वहाँ मैं शो कर दिया। जो नहीं चार्ट सेम शीट पे शो करो, किसी और शीट पे भी आप शो कर सकते हो। अब मुझसे पे इसके साथ भी कनेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए पिवट टेबल्स पे गए, यहाँ पे स्लाइसर, फिल्टर कनेक्शंस, और ऊपर रीजन के साथ सिलेक्ट कर दिए। जितने भी फिल्टर्स पहले वाले में डालोगे सारे यहाँ दिखेंगे, जो स्लाइसर ऐड कर रखा है वो आपके यहाँ दिखेंगे, तीनों मूव हो रहा है। अब स्लाइसर के रीजन के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ, तो मैं एक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन में, यहाँ पे डिज़ाइन में एनालाइज पे जाता हूँ, स्लाइसर में जाता हूँ, और एक और यहाँ पे प्रोडक्ट, एक स्लाइसर प्रोडक्ट को भी ले लेता हूँ, एन ओके आ गया। अब प्रोडक्ट को भी हमने ले लिया, तो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट 1 पे तो सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी इससे लिंक नहीं है। तो बाकी को लिंक कैसे करोगे, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद कहाँ जाइएगा, एनालाइज पे, फिल्टर कनेक्शन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, सेलेक्ट कीजिए एंड ओके, ये कनेक्ट हो गया प्रोडक्ट से, ठीक है। फिर यहाँ आइए, यहाँ पे स्लाइसर, यहाँ पे वापस प्लॉट कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम फिल्टर, यहाँ देखिए चेंज हो रहा है। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो सुनिए, हेलो बोलिए सर, सुन रहा हूँ। सुन रहे सर? हाँ एक्चुअली बात मैं ये पूछ रहा था, जैसे पॉइंट टेबल की फील्ड है, उसमें फिल्टर में आपने रीजन सिलेक्ट किया है, तो दोनों में सिलेक्ट करना जरूरी है, एक ही में सिलेक्ट कर लें तो नहीं नहीं, उसकी जो जरूरी नहीं है, इसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके ओके ओके, स्लाइसर डाल, ठीक है ना, उसका यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मेरा एक्सेल हैंग हो गया। वैसे मैंने 2 वर्जन डाल रखे हैं, 12.7 13, दोनों एट ए टाइम ओपन होते हैं ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम फेस होती है, बार बार और हैंग हो जाता है। और मुझे डालना जरूरी है, कुछ बच्चे 7 पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 13 पढ़ते हैं, तो इसीलिए ना जो यूज करते हैं तो डालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। एक में रुक जाइए। तो ये स्लाइसर जो होता है फिल्टर्स के लिए यूज होता है, आप जिस तरह से डैशबोर्ड वगैरह में इस पर ही बना सकें, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बिना मैप के यूज कर सकते हैं, बिना मैप के यूज कर सकते हैं, बिना ये मैप जिस बना जैसे हम नहीं बना सकते मैप, तो स्लाइसर नहीं होगा नहीं बना, हाँ स्लाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत है। इससे मैं, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये चार्ट से इसकी कोई कनेक्टिविटी इसकी नहीं है। जब ऑटोमेटिक वो भी चेंज होते रहेगा उधर। हाँ ठीक है, अब आगे से हो नहीं मार बंद नहीं करना पड़ेगा इसमें।
ओके। सर जो बायोटिक हो रही है तो वी लुकअप क्या बिल्कुल आपने कल बताया था वी लुकअप, तो वी लुकअप लगा रहा था ना, उसके बाद मुझे फ्रीज कर रहा था या मैं दोबारा बिल्कुल पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत करो। नहीं नहीं, अगर मैं इसकी वी लुकअप लगा रहा था ना और 1 2 फ्रीज भी कर रहा था और जैसे आपने कहा 2 3 4 5 लगा लेते, उसके बाद जो जिस सेल में मैंने लगाने के बाद वो कंट्रोल आर कर रहा हूँ या ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो सेल को मैं डिलीट मार रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रहे। आएगा डिक भी आएगा, चिंता मत कीजिए। नहीं मतलब डिलीट नहीं हो रहे सर, ये पूछ रहा हूँ। होगी सब होगी, चिंता मत कीजिए, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, वो टॉपिक ये आता है, जैसे मैं टीम यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे मैंने मान लीजिए सेल्स रख दिया, मुझे यहाँ पे एक डेट वाइज देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सेल्स डेट को उठा के कहाँ पे रखते हैं, फिल्टर में रखते हैं, फिर यहाँ से हम एक एक करके डेट चेक करते हैं, जो भी डेट होता है। लेकिन डेट काफ़ी ज़्यादा भी क्या, इस पर डेट तो चलो अभी 6 एक ही डेट है आपका, एक ही तरह का डेट है। अगर मैं डेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर दूँ, मान लीजिए कि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डेट डाल दिया, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास डेट जो है काफ़ी आ गया। तो यहाँ से अब डेट देख पाना मुश्किल हो गया, एक एक करके देखना। मुझे मान लो कि वीक चाहिए, क्वार्टर चाहिए पूरी की पूरी, या मंथली चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी, या कुछ पर्टिकुलर डेट देखना है। तो यहाँ आपके पास पिवट टेबल के अंदर में आपके पास क्या होता है, वो ये आपके पास टाइमलाइन होता है। टाइमलाइन सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट डेट एंड ओके कीजिए। टाइमलाइन से डेट पे अप्लाई होता है कि वहाँ अप्लाई नहीं होता है, ओनली फॉर डेट पे। सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमें डेट से आगे कॉलम, अब मैं यहाँ पे जनवरी करूँ तो सिर्फ जनवरी का सेल है, फैब का, मार्च, जून का सिर्फ जून का सेल है, मई में सेल नहीं था इसलिए कुछ नहीं है, जुलाई में है, जून में है, इस तरह से सेल्स आ रहे हैं हमारे। मंथ वाइज आ गया। अगर डेट वाइज चाहिए तो यहाँ पे डेट्स कर दीजिए, डे वाइज आएगा 1 जून, ठीक है। क्वार्टर वाइज चाहिए तो यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिए, तो क्वार्टर वाइज आएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वार्टरली रिपोर्ट को इस तरह से देख सकते हो। तो टाइमलाइन आपके पास फिल्टर होता है, लेकिन ये भी सिर्फ 2013 का फीचर्स है, 2007 का फीचर नहीं है, सिर्फ 2013 पे ही यूज होते हैं। इसमें डेट भी हटती है या कुछ, अगर कुछ और होता वो भी हटता है? हाँ नहीं, सिर्फ डेट ही आएगा, इसमें कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ डेट, ओनली फॉर डेट और कुछ डेट के लिए मतलब, ओनली फॉर डेट के लिए, ठीक है। आया समझ में, कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास स्लाइसर। तो नया 2 नए फीचर्स थे इसके अंदर में, एक था आपका स्लाइसर्स, दूसरा था टाइमलाइन, जो के बारे में आपको बताया। इसमें एक ये था फिल्टर कनेक्शन था, और फिल्टर कनेक्शन के बारे में आपको मैंने यूज करके दिखाया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आती है वो बताइए। हेलो सर, ये जो अभी आपने टाइमलाइंस वाला बताया ना, सपोज वी हैव इंसर्टेड 2 टेबल्स, 2 पिवट टेबल्स, जैसे आपने पिछले वाले में किया था फिल्टर कनेक्शन के लिए, तो वहां पर भी हम डेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, लाइक कर प्रीवियस सकते वन इन दोस 2 आप टेबल्स। कर सकते हैं फिल्टर कनेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। फिल्टर कनेक्शंस आपके स्लाइसर और टाइमलाइन पे यूज होता है, स्लाइसर एंड टाइमलाइन पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है मल्टी रिलेशनशिप के बारे में हम जानते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, नो करते हैं आपको दिख जाएगा ना यहाँ पे। तो
एक और मैक्रो बना दो, एक और नो पे यहाँ पे लगा दो ना फॉल्स, ऊपर जो ट्रू किया हुआ है उसको फॉल्स कर दो, एनेबल विजुअल किया हुआ ना एक्टिव वर्कबुक डॉट एन, वो नहीं, वहाँ पे ऊपर में जहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट अनेबल, हाँ उसको कॉपी लाइन में कॉपी करो, और जहाँ पे एग्जिट सब है ना, एग्जिट सब उसके ऊपर में जाके उसको फॉल्स कर दो, ठीक है ना। तो बच्चों को बताइए। ओके, यहाँ पे अब जैसे मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास मान लीजिए 2 टेबल की बात करूँ, मेरे पास 2 टेबल है, 2 डेटाबेस है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि मेरे पास नेम है, यहाँ पे रीजन है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया हमने, और यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट, रिमूव डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट फाइन, ओके नहीं डुप्लीकेट नहीं है इसमें, ये डेटा ऐड कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस, और यहाँ पे सेल नंबर, एक यूनिक आईडी होना जरूरी है इसमें, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर में आपके डेटाबेस में यूनिक आईडी होना जरूरी है। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट डेटाबेस की बात करूँ, हाँ इसमें रीजन आ गया हमारे पास, अब बाकी जो चीज़ें हैं वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टेबल को आपस में मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ ये पूरे डेटाबेस को मैं कॉपी करता हूँ और हम दूसरे शीट पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रीजन नहीं है, रीजन की जगह पे क्या है, इसके हमारे पास कोड है, कोड है। अब मुझे रीजन बाय पिवट टेबल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करके वी लुकअप लगाना पड़ेगा, फिर उसका रीजन को कॉपी पेस्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जब हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं ना, तो इंसर्ट करते समय यहाँ पे नीचे आता है ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक करने के बाद पिवट थोड़ा सा हैंग होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप वेट कीजिए। नहीं 7 में नहीं, रिलेशनशिप 7 में नहीं, ना 10 में भी है, 13 का पार्ट है रिलेशनशिप, ठीक है। फिर दूसरा जो इसका डेटा है, तो इसको भी आप इंसर्ट कीजिए पिवट टेबल, और इसमें ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल एंड ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना आपको, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पिवट टेबल टूल्स पे जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते न्यू पे जाइए, और यहाँ पे हम बोला कि रेंज 1 का पहले डेटा का जो पहला डेटा है उसका सीरियल नंबर रेंज 2 का सीरियल नंबर के इक्वल है, तो ना मैं रिलेट करता है आपस में। ओके किया हमने, एंड यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑल दिख रहा है आपको, रेंज 1 रेंज 2, तो मैंने बोला यहाँ पे मान लीजिए कि टीम 1 डाल दिया, और दूसरे डेटा पे ऑल, दूसरे यहाँ पे रेंज 2 पे गए, नीचे रेंज 2 पे गए, इसका मैंने टीम मेंबर नेम दे दिया, और यहाँ से वैल्यू ले लिया हमने, रेवेन्यू। देखा आपने, टीम ए कितने मेंबर्स थे, टीम बी कितने मेंबर्स हैं, टीम सी कितने मेंबर्स हैं। अब देखिए ये अंबर है, अंबर दिख रहा है ना, टीम ए में अंबर है, तो अगर हम सीट अपने डेटा सीट पे जाएं तो अंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, और 2 है। अगर हम यहाँ पे अपने डेटाबेस में जाएं तो टीम ए में अंबर है जिसका 2 है, तो उसी तरह से अपने आप लुकअप लगा लेता है। इस तरह से अगर मल्टीपल टेबल्स है तो आपस में से आपके पास प्रोडक्ट अलग है, आपके पास ये कस्टमर लिस्ट अलग है, सेल्स अलग है, सेल्स में जिस कस्टमर का कोड डाला हुआ है पूरी डिटेल नहीं डाला हुई है, सिटी नहीं डाला हुआ है, रेवेन्यू उसका बाकी डिटेल नहीं डाला हुआ है, तो पिवट में डिटेल आप ला सकते हो 2 पिवट को आपस में रिलेट करके, ठीक है। जितेंद्र जी, बकुल जी, समझ में आया आप लोगों को? कविता जी आपको समझ में आया रिलेशनशिप? यस सर। रिलेशन
रिलेशनशिप किसके लिए यूज होता है? जब आपके पास दो अलग अलग टेबल्स हैं उसके आपस में, लेकिन उसके लिए आपके पास एक यूनिक आईडी होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगा, वरना क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे डेटा जनरली वी यूज हाँ जनरली वीलुकअप यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए 4-5 डेटा है, डिफरेंट डेटाबेस है, जैसे कि एक सेल्स आईडी, सेल्स का हमारा डेटाबेस है, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी है, कस्टमर कोड है, प्रोडक्ट कोड है। प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं है, या प्रोडक्ट की और डिटेल्स नहीं है, या फिर कस्टमर की और डिटेल्स नहीं है। सेम आपका ट्रांसपोर्टर है जो डिस्पैच किया है, और डिस्पैच का क्या, डिस्पैच आईडी है, डिस्पैच रिलेटेड चीज़ें नहीं है, डेट नहीं है, वगैरह नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें वीलुकअप से लेके आनी पड़ेगी, और डेटा वहाँ अपडेट होगा तो यहाँ भी वीलुकअप को अपडेट, और यहाँ पे अगर कमता है बेसिकली आपको डिलीट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम रिलेशनशिप यूज करेंगे तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिलेशन क्रिएट कर देना है जो कि बैकएंड में रहेगा। तो एक आध टेबल पे, जैसे छोटा एग्जाम्पल इस पर वीलुकअप यूज कर लो, चलो यहाँ पे वीलुकअप नहीं यूज कर लिए, लेकिन जहाँ पे बड़े एग्जाम्पल हो, जैसे 5-7 डेटाबेस, अगर उसी में आपको 100-150 कॉलम का आपस में मेल हो, अभी तो एक ही कॉलम था, अलग अलग कॉलम है, आपको एक सीट में अगर 10 कॉलम है, दूसरी सीट में 15 कॉलम है, तो इतने सारे डेटा को वीलुकअप लाना तो मुश्किल हो जाएगा, और डेटाबेस काफ़ी बड़ी बन जाएगी, 100-150 कॉलम की बन जाएगी, आप घूम जाओगे। तो इसको बोलते हैं आपको जो है ना, आपको इसको सिंप्लाइजेशन बोलते हैं। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा ना, सिंप्लाइजेशन और टेबल, आपने BCNC में पार्ट है कि एक बड़े टेबल को तोड़ के अलग अलग कैटेगरी में डालिए, फिर एक उसको रिलेशन करके, रिलेट करके एक अलग टेबल पे लेके आइए, डेटाबेस का पार्ट है। इसी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे होता है कि आप ऑफिस में देखिए कि आपके पास कस्टमर डेटा का अलग टैब होगा, प्रोडक्ट डेटा का अलग टैब होगा, सब चीज़ का अलग अलग सारी चीज़ें, डेटाबेस भी अलग अलग चीज़ें होती है, इकट्ठा एक जगह पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अलग मेंटेन होता है, ये अलग मेंटेन होता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो आपस में रिलेशनशिप करके वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पिवट टेबल के ऊपर हमने जैसे यूज किए, जो पिवट टेबल के पार्ट्स थे, वो पिवट टेबल में स्लाइसर, टाइमलाइन और रिलेशनशिप जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो 2013 में आपको यही पिवट आया। एक और आया है पावर पिवट, बट पावर पिवट आपको अभी समझ में नहीं आएगा। पावर पिवट कब बताऊंगा? जब मैं आपको एक्सेस कराऊंगा, तो एक्सेस के समय बताऊंगा पावर पिवट, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अभी फिलहाल ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है, और नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें आपको कराएंगे हम फॉर्मूलेज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपकी फॉर्मूलेज क्लासेस। अभी अगली आपकी जो है 2 हफ्ता सिर्फ फॉर्मूले ही चलेगा, तो सिर्फ फॉर्मूलेज आपको हम 2 हफ्ते तक कराएंगे। उसके बाद फिर बाकी वापस जो एक्सेल की चीज़ें बची हुई है उस पर हम आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इससे पहले की चीज़ें अभी तक मैंने कराई है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है पिवट छोड़ के जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलकुलेशंस और पिवट्स के बाद फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स हैं आप लोगों के पास?